एक ऐसे इलाके की कल्पना कीजिए जहां साक्षरता एक सपना है, रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष और यहाँ के लोगों की जिंदगी बस दो मौसमों के बीच झूलती है, गर्मी की तपिश और बाढ़ की तबाही। हर साल जब लोग हाड़ तोड़ मेहनत से मिट्टी का घर खड़ा करते हैं, हर साल वही बाढ़ आती है और उस घर को ऐसे बहा ले जाती है जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन इस कहानी में बाढ़ ही अकेली मुसीबत नहीं है। इन इलाकों के कई लोग बंगाली बोलते हैं, उनके नामों में रहमान, करीम, मोहसिन जैसे उर्दू अल्फाज होते हैं। उनकी टोपी, लुंगी और भाषा उन्हें मीडिया और मौजूदा सरकार की नज़रों में संदिग्ध बना देती है। उन्हें क्या पता था कि जिस सरकार ने उन्हें बाढ़ और भूख के हवाले छोड़ रखा है, वो एक दिन उनकी पहचान को भी उसी बाढ़ की तरह बहा देने पर आमदा हो जाएगी। आज उनका अस्तित्व एक कागज के टुकड़े से तय होगा। बाढ़ सिर्फ दीवारें नहीं गिराती, वो अलमारी में रखा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ बहा ले जाती है। इसीलिए वहाँ के लोगों को उनकी जिंदगी की लड़ाई के साथ साथ कागज को सुरक्षित रखने की भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। नागरिकता का ये तमाशा कोई नया नहीं है। असम से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां लाखों लोगों को एक झटके में कह दिया गया कि तुम भारतीय नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। पर जब लिस्ट आई तो उसमें कौन शामिल था? क्या कोई घुसपैठिया पकड़ा गया, या सिर्फ वो लोग जो गरीब थे, मुस्लिम थे और जिसके नाम में उर्दू के शब्द थे? उनकी गलती क्या थी? केवल यही कि उन्हें बांग्ला जबान आता था, या वो ऐसी भाषा बोलते थे जो सत्ता के मूड को नहीं भाती? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आज के वीडियो में बिहार के सीमांचल के बारे में बात करेंगे। सीमांचल एक ऐसा इलाका जिसे हाशिए पर छोड़ दिया गया है, जहां विकास कोसों दूर है, जहां बात उनके आधारभूत सुविधा की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां के गरीब लोगों में नागरिकता का ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि लोग अब ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिसकी कभी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आए दिन नागरिकता के नाम पर लोगों को डराने का प्रयास किया जाता है। लोगों में एक दूसरे के प्रति शक पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। यह सिर्फ बिहार के सीमांचल की कहानी नहीं है, ये कागज का डर नोएडा और गुड़गांव में भी फैलाया जा रहा है। सीमांचल में एक ऐसा डर है जो वहां के बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक है। वो डर है अपनी नागरिकता खोने का, उस पहचान को मिटने का जिसे उसने जन्मों से जिया है। ये उनकी पहचान है और जब भी चुनाव नजदीक आता है, नागरिकता के भूत को जिन के बोतल से निकालकर उस इलाके में छोड़ दिया जाता है जहां चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम वोटर की तादाद ज्यादा होती है। बंगाल के चुनाव में बंगाल चले जाते हैं, झारखंड के चुनाव में झारखंड में यह भूत खड़ा किया जाता है। यह भूत अब बिहार के चुनाव में आ चुका है। अब यह नागरिकता का भूत बिहार के सीमांचल इलाके में घूमने लगा है। इस बार यह भूत अपना वेश बदल कर आया है, SIR के नाम से आया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये खेल शुरू होता है 8 जुलाई 2025 से, जब बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू की गई। कागजों का ये तूफान और नागरिकता का फर्जी भूत ये सितंबर तक चलेगा। पहले दौर में लोगों से फॉर्म भरवाए गए, दस्तावेज मांगे गए और ये कहा गया कि ये तो बस वोटर लिस्ट का अपडेट है। लेकिन ये हकीकत क्या है? ये हकीकत तब सामने आता है जब फर्स्ट सूची आती है। ड्राफ्ट लिस्ट में अब तक 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। वोट का अधिकार छीन लिया गया है। ये वोट के अधिकार छीनने की पहली प्रक्रिया है। जब आपके पास वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो आपकी महत्वता क्या रह जाएगी? इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए हैं। इसमें से लगभग 22 लाख मृत घोषित कर दिए गए हैं। 36 लाख लोगों को परमानेंटली शिफ्टेड या अनट्रेसेबल बताया गया है और 7 लाख डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की वजह से हटाए गए हैं। लेकिन असली डर यह है कि अगर कोई नागरिकता साबित ना कर पाए तो 30 सितंबर 2025 को आने वाली फाइनल लिस्ट में उनका नाम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और ये साबित करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिसे खोजने में बाढ़ पीड़ित या गरीब लोगों में मुसीबतें खड़ी कर सकता है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड। इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो हैं जो मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आवासीय प्रमाण पत्र हो। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत उन्हें कभी नहीं पड़ी, इसलिए शायद ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास में ना हो। ये लड़ाई है अपनी ही जमीन पर यह साबित करने की कि मैं भारतीय हूँ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड को SIR में पहचान पत्र के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया है। मेरा भाई है, मुझसे पहले वो इंडिया में पैदा हुए हैं, वो उन्होंने अपना फॉर्म जमा किया लेकिन उनका नाम नहीं आया।
मैंने अपना फॉर्म जमा भी नहीं किया, मेरा नाम आया हुआ। सीमांचल में किए गए बीबीसी के एक ग्राउंड रिपोर्ट में तो यही लगता है कि यहाँ मतदाता सूची किसी गणित की किताब की तरह नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी की तरह दिखती है। सोचिए, एक आदमी जिसने बाकायदा फॉर्म भरा, दस्तावेज दिए, यहाँ तक कि स्थानीय बूथ लेवल अफसर ने घर आकर वेरिफिकेशन भी किया, लेकिन जब वोटर लिस्ट आई तो उसका नाम गायब था। और दूसरी तरफ उसका भाई जिसने आवेदन भी नहीं किया, कोई कागज नहीं दिया, फिर भी उनका नाम लिस्ट में दिख रहा है। सबसे अजीब बात तो यह है कि चुनाव आयोग की लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम के आगे मृत लिखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट में आकर कह रहा है कि मैं जिंदा हूं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास आकर कह रहा है मैं जिंदा हूं, पर वोटर लिस्ट में मुझे मार दिया गया है। यानी कागज पर वो मर चुके हैं लेकिन जमीन पर पूरी तरह जिंदा है। तो सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग की नजरों में योग्य मतदाता की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ एक टेक्निकल गलती थी या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्यादातर ऐसे लोग क्यों हैं जो गरीब हैं या अशिक्षित हैं या किसी रूप से पिछड़ा है। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन जिंदा इंसान की सही से पहचान तक नहीं कर पा रहा है और कई मामले में जिंदा लोगों को मृत घोषित कर चुका है, तो फिर वह नागरिकता तय करने के खेल में क्यों कूद पड़ा है? वो भी तब जब उस पर खुद वोट चोरी के गंभीर आरोप लगे हों और उनका कोई ठोस जवाब अब तक ना दिया गया हो। अब ये आयोग उन्हीं गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों से नागरिकता के सबूत मांग रहा है, और सबूत भी ऐसे कि जिन्हें पढ़े लिखे आर्थिक रूप से मजबूत लोग भी आसानी से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई हो रही थी। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया ने खुद टिप्पणी की थी कि ये दस्तावेज तो अगर मुझसे भी मांग लिए जाए तो शायद मैं भी न दे पाऊं। तब उन्होंने सुझाव दिया था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्रों को भी मान्यता दी जाए। ये तो हुई एसआईआर के जरिए नागरिकता साबित करने की बात, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह प्रक्रिया नागरिकता तय करने का जरिया है या लोगों को डर और संदेह के जाल में फंसाने का एक नया तरीका है? बांग्लादेशी के नाम पर वो कार्रवाई करेगा। सीमांचल क्षेत्र में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते नहरों, सड़कों, तालाबों सहित गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि एनआरसी लागू करिए और सारे बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करिए। हमारा सीमांचल बिहार का एक संवेदनशील इलाका है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पूर्णिया और सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहां की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि बीजेपी और उसके गठबंधन के लोग रह रह के सीमांचल को बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा क्यों कहते हैं। कभी नेता कह देते हैं तो कभी उन्हीं की भाषा बोलने वाले एंकर बांग्लादेशी घुसपैठियां बताने के लिए नए नए तर्क खोज लाती है। कभी व्यक्ति से ज्यादा आधार कार्ड की गिनती गिना देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमांचल में ही व्यक्ति से ज्यादा आधार कार्ड हैं। सबसे ज्यादा फर्जी आधार कार्ड तो दिल्ली में है। तो यहाँ किस देश से आए घुसपैठिए ने फर्जी आधार कार्ड बनवा ली है? गोदी मीडिया के एंकरों को इस पर भी विश्लेषण करना चाहिए, या ये लोग सिर्फ वही विश्लेषण करेंगे जहां इसको दाढ़ी टोपी पहनने वाले लोग दिखेंगे? आखिर ये लोग किसको बांग्लादेशी बोलते हैं? कुछ तो टेक्निक होगा, या वो जो बांग्ला बोलते हैं या टोपी पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं या लुंगी पहनते हैं या फिर गरीब दिखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये घुसपैठिए आए भी हैं तो ये किसकी नाकामी है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था जब ये लोग आ रहे थे? लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब बिहार के लोग, सीमांचल के लोग एसआईआर के कागजी तूफान से जूझ ही रहे थे, तब 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नया मोर्चा खोल दिया, डेमोग्राफिक मिशन। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने कहा कि एक योजनाबद्ध साजिश के तहत भारत की जनसंख्या संरचना बदलने की कोशिश हो रही है और इसमें अवैध घुसपैठिया शामिल है।
प्रधानमंत्री ने दावा किया कि घुसपैठिया देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। शायद मोदी जी सही कह रहे हैं, तभी 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था और उस हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाने चाहिए थे। लेकिन सरकार ये बताए कि कितना रोजगार दे पाई। कुछ दिन पहले तक तो इन सारी जिम्मेदारियों का श्रेय नेहरू को जाता था, लेकिन अब ये श्रेय घुसपैठियों पर डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों ने हमारी बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अब देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी जमीन पर बाढ़ और कागजी जांच से जो डर पहले ही फैला हुआ था, उस पर यह डेमोग्राफिक मिशन नाम का एक नया भय भी जोड़ दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर ये घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं, किस रास्ते आ रहे हैं, सीमा पर सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं, अगर ये आ रहे हैं तो किसकी विफलता है। सुरक्षा व्यवस्था तो सरकार के पास है। हाँ, एक बात और है कि इन्हें पहचानने की प्रक्रिया क्या है। सरकार को यह बात भी साफ करनी चाहिए, जिनके पास दस्तावेज है उन्हें भी परेशान क्यों किया जा रहा है। कहीं सरकार नागरिकता के नाम पर पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं ले रही है। अगर आप सरकार के नागरिकता वाले पैटर्न को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इसमें नाम देखकर लोगों को टारगेट किया जाता है। इससे सरकार की मंशा पर संदेह होता है। इतिहास और आंकड़े ये बताते हैं कि सीमांचल का ज्यादातर मुस्लिम समाज सदियों से यहीं बसा है। पुरानी जनगणना रिपोर्ट और लैंड रिकॉर्ड बताते हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 1901, 1931 और 1951 की जनगणना में भी लगभग इसी अनुपात में ही थी जैसी आज है। अगर ये लोग बांग्लादेश से आए होते तो 1971 के बाद यहाँ की आबादी में अचानक उछाल आता, लेकिन आधिकारिक जनगणना ग्राफ दिखाते हैं कि ऐसा कोई भी असामान्य उछाल नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांचल में लगती ही नहीं, बल्कि यह हिस्सा नेपाल से भी सटा हुआ है। फिर भी राजनीतिक भाषणों और कुछ टीवी डिबेट में इसे घुसपैठिया का रास्ता बताया जाता है। सच्चाई ये है कि यहाँ की बांग्ला भाषा बोलने वाली आबादी में ज्यादातर लोग कई पीढ़ियों से भारतीय नागरिक हैं। इनके पास जमीन के कागज हैं, पंचायत रिकॉर्ड हैं और दशकों पुराने वोटर कार्ड मौजूद हैं। लेकिन चुनावी मौसम आते ही वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट फिर से चलने लगती है कि सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठिया भरे पड़े हैं। इस दावे के लिए कोई आधिकारिक डेटा नहीं दिया जाता है, कोई सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है। सिर्फ चंद विजुअल और भाषा लहजे पर पूरी आबादी को संदिग्ध बना दिया जाता है। टीवी स्टूडियो में बैठकर घुसपैठ के नक्शे खींचे जाते हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट में ना तो कोई सीमा पार का सबूत मिलता है। जब अब तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में विदेशी नागरिक की स्पेशल सूची ही नहीं पब्लिश हुई है, तो फिर मीडिया किस आधार पर सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भूत खड़ा कर रही है। गोदी मीडिया ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर इतने फर्जी खबरें चलाए हैं कि अब कोई न्यूज चैनल देखने वाला ऐसा नहीं होगा जो सीमांचल का नाम नहीं सुना होगा। होता क्या है कि नागरिकता पर संदेह पैदा करने से टीआरपी खूब मिलती है और बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज भी मिलना आसान हो जाता है, और ये सबसे आसान तरीका है पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का, और दोनों को अपनी अपनी रोटी सेकने में आसानी हो जाती है। इस खेल को समझना होगा। ये पर्दा है सरकार का अपनी नाकामी को छुपाने का, ये धूल है जो जनता के आंखों पर झोंका जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि नागरिकता का पैमाना क्या है। क्या नागरिकता ये तय करेगी कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपके नाम में रहमान है, मोहसिन है या कुमार है, या आप लुंगी पहनते हैं या नहीं? असली पैमाना तो कानून तय करता है, और कानून कहता है कि 1 जनवरी 1950 से लेकर अलग अलग तारीखों के बीच भारत में जन्म, माता पिता की नागरिकता और वैध दस्तावेज, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, स्कूल के रिकॉर्ड, ये सारे सबूत हैं नागरिकता के। आधार कार्ड और राशन कार्ड जो आमतौर पर पहचान के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो भी नागरिकता के कानूनी पैमाने में निर्णायक नहीं है। तो फिर क्या सीमांचल के हर बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी कह रहे हैं? आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन अफवाहें वो हमेशा सच को गुमराह करने की ताकत रखती है। सीमांचल के लोगों को बांग्लादेशी बताने का ये खेल कोई नया नहीं है। ये वही पुराना कार्ड है जो हर चुनाव से पहले टेबल पर रख दिया जाता है। लेकिन सच ये है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की बोली और यहाँ के लोग एक दूसरे के तीज त्योहारों में शामिल होते हैं। अगर सरकार वाकई घुसपैठिया रोकना चाहती है तो कागज मांगने से ज़्यादा बॉर्डर को मजबूत करें, रोजगार दें और बाढ़ से बचाव करें। लेकिन शायद ये काम वोट नहीं दिलाता है, डर दिलाता है वोट, और डर की राजनीति सबसे आसान है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको ये कहे कि आपका पड़ोसी घुसपैठिया है, तो आप उनसे कागज मांगने से पहले ये पूछिए कि आपके पास प्रमाण है कि वो घुसपैठिया है। सवाल करते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असली नागरिक वही है जो चुप नहीं रहते हैं, जो बोलते हैं।
शुक्रिया।